दोस्तों, आज हम हिस्ट्री इतिहास ब्रिटिश कालीन आयोग समितियां का क्वेश्चन लेकर आए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो है दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। इनाम आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय हुआ था? तो डलहौजी 1852 ईस्वी के समय हुआ था। इनाम आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय हुआ था? तो डलहौजी 1852 ईस्वी के समय हुआ था। इनाम आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूमि संबंधी विवेचना। इनाम आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूमि संबंधी विवेचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग 1882 में किस वायसराय के काल में गठित हुआ था? तो रिपन के समय में। हंटर आयोग 1882 में किस वायसराय के काल में गठित हुआ था? तो रिपन। हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा का विकास। हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा का विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अफीम आयोग 1893 ईस्वी का गठन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लैंसडाउन। अफीम आयोग 1893 का गठन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लैंसडाउन। अगला क्वेश्चन है, अफीम आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अफीम आयोग का मुख्य उद्देश्य था अफीम सेवन को रोकना। अफीम आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अफीम सेवन को रोकना। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई आयोग 1901 में सिंचाई आयोग 1901 का गठन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो कर्जन के समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, सिंचाई आयोग 1901 का गठन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो कर्जन के समय में। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बेल्विन स्कॉट। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बेल्विन स्कॉट। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय आयोग 1902 में किस वायसराय के कार्यकाल में गठित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग 1902 में किस वायसराय के कार्यकाल में गठित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो थॉमस रेले। कौन थे? थॉमस रेले। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रेले। अगला क्वेश्चन है, फ्रेजर आयोग 1902 में का गठन किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन, अध्यक्ष फ्रेजर। ठीक है, फ्रेजर आयोग 1902 का गठन किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन, अध्यक्ष फ्रेजर। अगला क्वेश्चन है, फ्रेजर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्रेजर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना, पुलिस की कार्य पद्धति पर विकास करना। फ्रेजर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना। अगला क्वेश्चन है, इस्लिंगटन आयोग 1912 में का गठन किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो हार्डिंग के कार्यकाल में, हार्डिंग। अगला क्वेश्चन है, इस्लिंगटन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नागरिक सेवा में। इस्लिंगटन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नागरिक सेवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग सेडलर आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1917 ईस्वी के कार्यकाल में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग सेडलर आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के 1917 ईस्वी में। ली आयोग का गठन 1924-25 में का गठन किस गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग। ली आयोग का गठन 1924-25 ईस्वी में का गठन किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग। ली आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ली आयोग का मुख्य उद्देश्य था लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा करना। ली आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा करना। अगला क्वेश्चन है, बटलर समिति 1927 में का गठन किस गवर्नर जनरल या वायसराय कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन। बटलर समिति 1927 का गठन किस गवर्नर जनरल वायसराय कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन। लिथगो आयोग का उद्देश्य क्या था? कृषि संबंधी समस्याओं का पर विचार करना। लिथनो आयोग का उद्देश्य क्या था? कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करना। अगला क्वेश्चन है, हुइटले आयोग 1928 ईस्वी का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। हुइटले आयोग 1928 में का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। हुइटले आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना। हुइटले आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना। अगला क्वेश्चन है, लिंडसे आयोग 1929 ईस्वी का गठन किस गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो लिंडसे आयोग का गठन किया। किसका? लिंडसे आयोग का। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? तो फिलिप हार्टेग थे। कौन थे? फिलिप हार्टेग। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? फिलिप हार्टोग। सरपू समिति 1934 ईस्वी में का गठन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो विलिंगटन। सरपू समिति 1934 ईस्वी में का गठन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो विलिंगटन। सरपू समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तेज बहादुर सरपू। कौन थे? तेज बहादुर सरपू। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो सरपू समिति का। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो सरपू समिति का। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 ईस्वी का गठन किस गवर्नर जनरल या वायसराय कार्यकाल में हुआ था? तो लिन लिथगो। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 का गठन किस गवर्नर जनरल या वायसराय कार्यकाल में हुआ था? तो लिन लिथगो। राष्ट्रीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। क्रिप्स आयोग 1942 किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड लिनिथगो। कैबिनेट आयोग का गठन किस वायसराय कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड बेवेल 1946 में। कैबिनेट आयोग का गठन किस वायसराय कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड बेवेल 1946 ईस्वी में। कैबिनेट आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस एंड स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस एंड स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंड्रा। अगला क्वेश्चन है सर्जेंटा आयोग 1944 ईस्वी का गठन किस गवर्नर जनरल वायसराय कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड बेवेल। सर्जेंटा आयोग 1944 ईस्वी का गठन किस गवर्नर जनरल वायसराय कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड बेवेल। सर्जेंटा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा के विकास हेतु कार्य। सर्जेंटा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा के विकास हेतु कार्य। अगला क्वेश्चन है सर्जेंटा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन सार्जेंट थे। सर्जेंटा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जॉन सार्जेंट थे। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित पॉलिटी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष का होता है, जो भी पहले हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष, जो भी पहले हो। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित एक संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित एक संगठन है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 30 अनुच्छेद हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद हैं। भारत में समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं समग्र शिक्षा विधि सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्थान क्या है? कौन है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। कौन है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम कितने न्यायाधीशों द्वारा की जाती है? तो 5 न्यायाधीशों द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों या सुनवाई कम से कम कितने न्यायाधीशों द्वारा की जाती है? तो 5 न्यायाधीशों द्वारा। केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने हेतु गठित संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ है? तो ये जो है संथानम समिति की सिफारिश पर हुआ है। केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने हेतु गठित संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ है? तो संथानम समिति की सिफारिश पर। केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी कौन सी है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी कौन सी है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का आदर्श वाक्य क्या है? उद्यम
निष्पक्षता तथा ईमानदारी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का आदर्श वाक्य है उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी। CBI अकादमी कहाँ स्थित है? तो गाजियाबाद यूपी में है। CBI अकादमी कहाँ स्थित है? गाजियाबाद यूपी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोक सेवा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो विपक्ष का नेता। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो विपक्ष का नेता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को वरीयता क्रम में कौन सा महत्व दिया जाता है? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को वरीयता क्रम में कौन सा महत्व दिया जाता है? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना सब किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना सब किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया? 1968 ईस्वी में। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया? 1968 ईस्वी में। सबसे पहले लोकायुक्त कार्यकाल की स्थापना कहाँ हुई? तो महाराष्ट्र में। सबसे पहले लोकायुक्त कार्यकाल की स्थापना कहाँ हुई? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है राजनेता तथा अपराधियों की साठगांठ के संबंध में किस समिति का गठन किया गया है? तो बोहरा समिति का। राजनेता तथा अपराधियों की साठगांठ के संबंध में किस समिति का गठन किया गया? तो बोहरा समिति का। वर्ष 2000 में संविधान समीक्षा आयोग की अध्यक्षता में गठित की गई MN वेंकटचलैया समिति। ठीक है। वर्ष 2000 में संविधान समीक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो MN वेंकटचलैया। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा मंडल आयोग का गठन किया गया? तो मोरारजी देसाई। किसके द्वारा मंडल आयोग गठन किया गया? तो मोरारजी देसाई। संघ लोक सेवा आयोग अपने वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। संघ लोक सेवा आयोग जो है अपने वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है किस वैश्विक संस्था द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। किस वैश्विक संस्था द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई मानी जाती है? तो अराजकवादियों के अनुसार। अराजकतावादियों के अनुसार। किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई मानी जाती है? अराजकतावादियों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित है? तो पौंडीचेरी। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की भूमि जो है भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित है? तो पौंडीचेरी। किसी धर्म विशेष के संवर्धन हेतु करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से की गई है? तो अनुच्छेद 27। किसी धर्म विशेष के संवर्धन हेतु करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से की गई है? तो अनुच्छेद 27। सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य अंग माना जाता है? तो राज्य का। सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य अंग माना जाता है? तो राज्य का। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद हो जाता है? तो मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार जो है कब बंद हो जाता है? तो मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले। संसदीय व्यवस्था में वह बराबर में प्रथम होता है किसके संदर्भ में कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री। संसदीय व्यवस्था में वह बराबर में प्रथम होता है किसके संदर्भ में कहा जाता है? प्रधानमंत्री। भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? तो लीला सेठ है। भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? तो लीला सेठ। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? यानी कि RTI कब पारित हुआ? तो ये जो है 2005 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है 1966 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद समझौता पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है। 1966 ईस्वी में पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद समझौते पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच कम से कम अंतर होना चाहिए 6 माह का।
दो विश्वास प्रस्ताव के बीच कम से कम अंतर होना चाहिए 6 माह का। वह व्यक्ति जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। वह व्यक्ति जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ कौन थे? तो राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में वैध प्रभुत्ता किस में निहित है? सब संविधान में निहित है। भारतीय शासन व्यवस्था में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? संविधान में, संविधान से। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद को संसद जननी कहा माना जाता है? तो ब्रिटेन के संसद को। किस देश की संसद को संसद जननी माना जाता है? ब्रिटेन के संसद को। राजनीति में चौथा खंभा का तात्पर्य क्या है? मीडिया। राजनीति में चौथा खंभा का तात्पर्य क्या है? मीडिया। अगला क्वेश्चन है, एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को क्या कहा जाता है? तो पंगु सत्र कहा जाता है। एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहा जाता है। लेम ड्यूक सेशन कहा जाता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारतीय जनता से। भारत का संविधान जो है अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारतीय जनता से। चीन की राष्ट्रीय दल कुओमितांग दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर सनातन सेन के द्वारा किया गया था। चीन की राष्ट्रीय दल कुओमितांग दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सनातन सेन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। विविध सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने प्रारंभ किया था? तो सिक्कों पर जो है लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने प्रारंभ किया? तो हिंदी यवन शासकों ने। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। वह ब्रिटिश सेना अधिकारी कौन था जिसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। वह ब्रिटिश सेना अधिकारी कौन था जिसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयु विज्ञान सहित अनेक विधाओं से माहिर था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयु विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मत विलास प्रहसन नामक परिहास नाटक रचनाकार कौन थे? तो पल्लव नरेश महेंद्र बर्मन। पित्रादुरा तकनीक के प्रयोग से निर्मित प्रथम भारतीय इमारत कौन सी है? तो इत्मादुद्दौला मकबरा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो नसरुद्दीन महमूद था। कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो नसरुद्दीन महमूद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को न्याय की जंजीर का बादशाह कहा जाता है? तो जहांगीर को। किस मुगल बादशाह को न्याय की जंजीर का बादशाह कहा जाता है? तो जहांगीर को। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की राजपूत नीति गाजर एवं छड़ी के सिद्धांत पर आधारित थी? अकबर। किस मुगल बादशाह की राजपूत नीति गाजर एवं छड़ी के सिद्धांत पर आधारित थी? तो अकबर का। किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक का माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कब साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ लेकर डंडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने कब साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ लेकर डंडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने कब कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। गांधी जी ने कब कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो ये जो है कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में कहा था। चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण ने किस प्लेग समिति के प्रधान की गोली मारकर 22 जून 1897 ईस्वी
को हत्या कर दी थी? तो बर्टन चार्ल्स रैंड। चापेकर, बंधु दामोदर और बालकृष्ण ने किस प्लेग समिति की प्रधान की गोली मारकर 22 जून 1897 ईस्वी को हत्या कर दी थी? तो बर्टन चार्ल्स रैंड। अगला क्वेश्चन है 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में भारत सचिव विलियम कर्जन बाइली की गोली मारकर हत्या का अंजाम किस भारतीय ने दिया? तो मदन लाल ढींगरा ने। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में भारत सचिव विलियम कर्जन बाइली की गोली मारकर हत्या का अंजाम किस भारतीय ने दिया? तो मदन लाल ढींगरा ने। किस भारतीयों ने 1907 ईस्वी में हुए जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो मैडम भीकाजी कामा ने। किस भारतीय ने 1907 ईस्वी में हुए जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो मैडम भीकाजी कामा ने। अगला क्वेश्चन है पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद इकबाल को। पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रवर्तक किसे माना जाता है? मोहम्मद इकबाल को। अगला क्वेश्चन है भारत माता नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने और कहाँ किया? तो अजीत सिंह ने लाहौर में किया। भारत माता नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने और कहाँ किया? अजीत सिंह ने लाहौर में किया। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम अस्थायी सरकार किसने कहाँ और कब गठित की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में 1915 ईस्वी में गठित की थी। भारत की प्रथम अस्थायी सरकार किसने कहाँ और कब गठित की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में 1915 ईस्वी में गठित की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूके के। भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1957 ईस्वी में किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1957 ईस्वी में। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, कुल सदस्य का होता है 1/6 भाग। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, कुल सदस्य का होता है 1/6। भारत में राष्ट्र स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। किस गैस के वर्षा के जल में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, किस गैस के वर्षा के जल में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना की थी? तो सर पीटर स्टॉक 1963। सर्वप्रथम किसने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना की थी? सर पीटर स्टॉक ने। श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो चामुंड राय ने। श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? चामुंड राय ने। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो मैजनी को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? मैजनी को। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो PN संगमा। भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? PN संगमा। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सर्वाधिक मंद गति वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। सौरमंडल का सर्वाधिक मंद गति वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है रेड लेड। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो रेड लेड है। अगला क्वेश्चन है सेब के फल में लाल होने का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। सेब के फल में लाल होने का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। अगला क्वेश्चन है फ्लोरेसेट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मरकरी और नियॉन। फ्लोरेसेट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? मरकरी और नियॉन। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। आर्थिक नियोजन
एक विषय है समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन। एक विषय है समवर्ती सूची में अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई 1 जनवरी 1991 ईस्वी को। अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई, कब की गई? 1 जनवरी 1991 ईस्वी को। ब्लैक पर्ल किस खेल संबंधित है? फुटबॉल से। ब्लैक पर्ल जो है किस खेल संबंधित? फुटबॉल से। 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? भारत में। 15वें पुरुष विश्व कप हॉकी 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा 2023 में, ठीक है, होगा। अगला क्वेश्चन है गोल्फ के खेल परिसर में क्या कहा जाता है? कोर्स। गोल्फ के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्स। ओलंपिक में वर्तमान मशाल के स्वरूप को अपनाया गया था 1936 ईस्वी के बर्लिन ओलंपिक से। ओलंपिक में वर्तमान मशाल के स्वरूप को अपनाया गया था 1936 के बर्लिन ओलंपिक से। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भारत के किस शहर में स्थित है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है भारत के किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो 52। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 52। सरदार भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में। सरदार भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर में। कागज की खोज किस देश में हुई थी? चीन में। कागज की खोज किस देश में हुई? चीन में। सरदार भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? तो फिरोजपुर में। अगला क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ध्रुव पर्दे जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है किस पदार्थ से बने होते हैं? तो टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। धूम्र पर्दे जिसका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है किस पदार्थ से बने होते हैं? तो टाइटेनियम ऑक्साइड। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट। हरा कशिश का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट। सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? तो हाइड्रोजन से। सूर्य का निर्माण जो है मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? तो हाइड्रोजन से। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत है? 47% है। यूरिया में जो है नाइट्रोजन लगभग 47% है। PEM किसका संक्षिप्त रूप है? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का। PEM किसका संक्षिप्त रूप है? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है? तो उर्वरक के रूप निर्माण में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का प्रयोग जो है किस पदार्थ के निर्माण में होता है? तो उर्वरक के निर्माण में। कार्बन नैनो ट्यूब CNTS का आविष्कार किसने किया था? किया था आई जीमान ने। कार्बन नैनो ट्यूब्स CNTS का आविष्कार किसने किया था? तो आई जीमान। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो C10 संख्या के द्वारा। डीजल की गुणवत्ता जो है किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? C10 संख्या के द्वारा। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिश्ता का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो एथिल मॉर्केप्टन में आता है, क्योंकि इससे गंध उत्पन्न होता है, ठीक है। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिश्ता का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो एथिल मॉर्केप्टन। शांति कारक औषधि के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का, KBr का। शांति कारक औषध के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का। अगला क्वेश्चन है दर्द निवारक मरहम या आयोडेक्स में किस रसायन की गंध आती है? तो मिथाइल सैलिसिलेट का। दर्द निवारक मरहम या आयोडेक्स में किस रसायन की गंध आती है? तो मिथाइल सैलिसिलेट का। अगला क्वेश्चन है सबसे प्रभावी पीड़ानाशी कौन सी है? ऑर्गेनोफॉस्फेट। सबसे प्रभावी पीड़कनाशी कौन सी है? ऑर्गेनोफॉस्फेट। किसी परमाणु के लिए प्लग पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? J.J. थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? J.J. थॉमसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर काले रंग में कौन से कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट। वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर काले रंग में कौन से कैल्शियम लवण प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। संरक्षण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। संरक्षण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है
किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथोबिन। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथोबिन। कौन सा विटामिन किसी स्तन को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6। कौन सा विटामिन किसी स्तन को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन D एवं B3 का। किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन D एवं B3 का। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो रॉबर्टसन 1959 ईस्वी में। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो रॉबर्टसन 1959 में। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को जो है संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खोजी है? तो बृहस्पति की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की तस्वीर खोजी है? तो बृहस्पति का। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश का बन गया है? तो पुर्तगाल। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो उत्तराखंड में। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? गरबा। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का। ठीक है। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया? तो गरबा। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो पुणे में। भारत में पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो पुणे में। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAS का नाम क्या है? तो IAS विक्रांत है। क्या है? IAS विक्रांत है। दंडी हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो महाराष्ट्र में। डंडी हांडी को महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो गोवा। कौन सा? गोवा। कौन सा राज्य भारत का पहला हर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? पराग्वे में। किस? हाँ, पराग्वे में। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस दक्षिणी अमेरिकी देश में महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पराग्वे में। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो मुंबई में। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो मुंबई में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कर्निया किस शहर में विकसित किया गया? था हैदराबाद में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कर्निया किस शहर में विकसित किया गया? हैदराबाद में। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश में। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है? तो USA ने, संयुक्त अमेरिका ने। किस देश ने 750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो US यानी कि संयुक्त अमेरिका ने। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो बेंगलुरु में। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो बेंगलुरु में। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 ईस्वी को DG यात्रा कार्यक्रम को शुरुआत की है? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डेनियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया? श्रीलंका। भारत ने किस पड़ोसी देश को डेनियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया? श्रीलंका को। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो रतन टाटा ने। किसने? रतन टाटा ने। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया? रतन टाटा ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरू की? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तराखंड में। स्कूल स्वच्छ शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तराखंड में।
कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? यूनाइटेड किंगडम। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी हम इस तरह की वीडियो ला सकें। धन्यवाद।